एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो हम लोग 10th की फिज़िक्स को कंटिन्यू करके रखते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस तक हम लोग पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, कुछ बेसिक बातें करी थी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए थे। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है अपना, जो आगे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में धीरे धीरे। मैंने बताया था कि अभी 1-2 लेक्चर्स हम केवल बेसिक्स रखेंगे, उसके बाद जो एग्जाम में आ रहा है उसको डील करेंगे। और मैंने ये भी बोला है, अगर कोई बेसिक्स का नाम समझ के और इस लेक्चर को मतलब स्किप कर देता है तो वो गलती करेगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आगे की कोई भी थ्योरी आपको समझ नहीं आएगी। ओके, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ये मैं सच कह रहा हूँ। तो आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो एग्जाम में आ रहा है उससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, वो सिंपल सी ये है कि हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप उसको ज्वाइन करके जो भी ये क्लास में पढ़ाता हूँ उसके नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से प्रॉपर स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे उसे फॉलो कीजिए, जिससे कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसकी सारी जो PDF फाइल्स होंगी, फ़ोटोज़ होंगे, वो आपके पास पहुँच जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे भी डाउनलोड कर लेना, आपके लिए ही फ़ायदा है। जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, तो अब टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हम सीखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को सीखेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। उसको करने के बाद हम लोग कुछ और भी बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर इस लेक्चर को रैप करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the ends of wire which makes the electric charge to flow in the wire। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो वायर के 2 एंड होते हैं, वायर, अब आपको एक वायर ले लीजिए जिसके 2 छोर होंगे, छोर का मतलब एंड पॉइंट। ओके, तो उन दोनों एंड पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, उसका जब आप डिफरेंस लेंगे तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। V2 - V1, कल हम लोगों ने एक सवाल किया था इसके ऊपर। ठीक है, तो वायर्स के एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से क्या फ्लो करने लगता है? चार्ज फ्लो करने लगता है, उसी को आप क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है, वो मुझे भी पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन, पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा कि डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशंस में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जब हम कैलकुलेशंस करने की बात आती है तो हम लोग कैलकुलेशंस को ही डेफिनेशन कहने लगते हैं, वो सही नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन क्या देनी है कि वायर्स के एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है उस वायर में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि वायर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से उस वायर में चार्ज फ्लो करने लगता है, उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ये एक्चुअल डेफिनेशन। और जो हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, वो तो क्या होती है? मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। ओके, मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं, हमें फिजिकल डेफिनेशन लिखने, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की डेफिनेशन होनी चाहिए। मैथमेटिकल डेफिनेशंस तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम में लाएंगे ना। ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जा रही है तो प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है कि वायर्स के एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। ओके, अब हम लोग आप लोगों की मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। कुछ हो गए? सही बता रहा था मैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये हमें पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट होता है। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन है। फिर कह रहा हूँ, जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो प्लीज चार्ज पर यूनिट टाइम ना बताना। ओके, आप क्या बताएंगे? वायर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से किसी वायर में
या किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बताया गया, फॉर्मूला बोला गया I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। भाई यही तो बोला हमने, डेफिनेशन तो यही बोली है कि करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर जो इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला आ गया जहां पे I का मतलब है करंट, जहां पर I का मतलब करंट है, Q का मतलब चार्ज है, T का मतलब टाइम है। ओके, ठीक है, तो I का मतलब करंट, Q का मतलब चार्ज और T का मतलब टाइम। याद बस एक चीज रखनी है कि जब भी आप इस फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू लेंगे तो टाइम किस में लिया जाएगा, हमेशा सेकंड में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, सेकंड में, ये ध्यान रखना। तो मैंने लिख दिया है कि टाइम किस में लेंगे, सेकंड्स में लेंगे। और Q क्या है, चार्ज है, T फॉर टाइम है, I फॉर क्या है, करंट। तो फॉर्मूला क्या होगा करंट का, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, जो चार्ज कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और फ्लो होने में कितना टाइम ले रहा है उसका डिवाइड कर देंगे चार्ज में, आंसर आ जाएगा किसका, करंट का। ओके, तो करंट की यूनिट क्या होती है। अब करंट की यूनिट निकालने के लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, वहीं टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो करंट की यूनिट क्या आ गई, कूलाम पर सेकंड। करंट की यूनिट क्या आ गई, कूलाम पर सेकंड, ये यूनिट आ गई। ठीक है, करंट की यूनिट आ गई। तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है उसे बोलते हैं एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान देंगे। यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकंड। यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकंड, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर को आप कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कैसे हमने कूलाम पर सेकंड लिखा। क्यू क्या होता है, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आंसर क्या है हमारा, ये हम लोगों ने क्या निकाला, I इज इक्वल्स टू कूलाम पर सेकंड। मतलब करंट की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर सेकंड होती है। वहीं करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जैसे आप कैपिटल ए से दिखाते हैं। ओके, ठीक है। अब वहीं से एक डेफिनेशन और पूछी जाती है कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है। तो ये बहुत आसान है। 1 एम्पियर करंट कब आएगा, जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर आएगी कि नहीं आएगी। कोई 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी वायर से या किसी कंडक्टर से क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। नॉर्मल सा डेफिनेशन है। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए कि व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। वही मैंने कहा आसान भाषा में कि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में किसी भी वायर से जब फ्लो करेगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी। आप वैसे भी देख सकते हो 1 एम्पियर आंसर चाहिए, तो अगर Q की जगह पे 1 रखोगे और T की जगह पे 1 रखोगे तो I इक्वल्स टू 1 एम्पियर आएगा। वही मैंने बोल दिया कि किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो होता है तो उस वैल्यू को आप क्या कह दोगे, 1 एम्पियर कह दोगे। ओके, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वोल्टेज को नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताया था, वोल्टमीटर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है अमीटर। क्या होता है, अमीटर। अब याद करने का तरीका आसान है। ए फॉर वी, उसकी ऐसे यूनिट क्या होती थी पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज, वी। तो वी फॉर वोल्टमीटर। करंट की ऐसे यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ए फॉर अमीटर। ठीक है, तो वोल्टेज को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, वोल्टमीटर। वहीं करंट को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, अमीटर। ठीक है, तो अमीटर को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये पूरा अमीटर है, ये डायलर अमीटर नहीं है, ये पूरा जो फिगर बनाया है वो अमीटर है। ठीक है, जब भी कभी अमीटर बनाने के लिए आ जाएगा तो आप इस तरीके से अमीटर को ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो दोबारा से एक बार चीजें रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या थी। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, 2 वायर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से उस वायर में क्या फ्लो होने लगे, चार्ज फ्लो होने लगे, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मैथमेटिकल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को क्या बोला जाता है,
करंट बोला जाता है। किसी भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला बताया कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, करंट को I से दिखाते हैं। ओके, और चार्ज को Q से और T को टाइम से, मतलब टाइम को T से, सॉरी, है ना। तो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे I करंट होता है और Q क्या होता है, चार्ज, और T क्या होता है, टाइम। लेकिन ध्यान क्या रखना है, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। ओके, टाइम सेकंड में लिया जाएगा। वहीं फिर हम लोगों ने यूनिट का फॉर्मूला निकाला, मतलब यूनिट क्या होती है, तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया, क्यू की जगह पे कूलाम रखा गया, क्योंकि यूनिट क्या होती है, कूलाम, टाइम की सेकंड होती है, तो करंट की यूनिट क्या आ गई, कूलाम पर सेकंड आ गई। वहीं करंट की ऐसा यूनिट की बात की जाए तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ओके, उसी ब्याह में हम लोगों ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखी। तो 1 एम्पियर क्या होता है, किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक कूलाम चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, 1 एम्पियर बोलते हैं। ओके, ठीक है। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अमीटर यूज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अमीटर यूज करते हैं, अमीटर, जो कि लिखा हुआ है इसी तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। उसके बाद आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है अमीटर के रिगार्डिंग, वो ये है कि जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या कह रहा हूं, जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, जब भी आप अमीटर यूज करो तो आपको ये जरूर चेक करना है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो करंट की वैल्यू है सर्किट में उसको चेंज ना करे। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है अमीटर के रिगार्डिंग, कि अमीटर जब आप यूज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, जिसकी वजह से वो सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को चेंज ना करे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का कि जब भी आप अमीटर का यूज कर रहे होंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत लो रखना है, जिसकी वजह से वो क्या करे कि जो उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को चेंज ना करे, उसकी वैल्यू से कोई छेड़छाड़ ना करे। तो ये कुछ पॉइंट आप देख लेना। वैसे भी ये जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद एक सवाल करेंगे हम लोग। सवाल क्या है देखना जरा, कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर इन 20 मिनट, व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। ओके, सिंपल सा सवाल है, चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, इसका मतलब हमें करंट दे रखा है कितना, 0.25 एम्पियर। ठीक है, वहीं हम लोगों को टाइम भी दे दिया है कितना, 20 मिनट। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चे ना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे बहुत आसान सवाल है, क्या करना था इसमें, 0.25 और टाइम दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज आ जाएगा, है ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, हम लोगों ने पहले ही बताया कि टाइम किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो टाइम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 टाइम कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड्स। ठीक है, अब टाइम 1200 सेकंड आ गया, करंट 0.25 एम्पियर आ गया, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दें, करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी का। तो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा करंट इंटू टाइम, क्यू हो जाएगा करंट इंटू टाइम। अब हम लोगों ने यहाँ से करंट कितना दे रखा है मैं सवाल में, 0.25, तो करंट हो गया 0.25 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना था, 1200। हो गया कि नहीं, हो गया। हाँ, अब 2 जीरो से पॉइंट हट गया, 12 का मल्टीप्लाई 25 में कर दो, तो 0 6 2430, तो ये आ जाएगा 300 कूलम्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी सर्किट से 0.25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 20 मिनट तक, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, 300 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा होगा। एक बार और सुन लीजिए कैसे किया हम लोगों ने ये सवाल, कि हमें सवाल में गिवन था करंट कितना, 0.25 एम्पियर, वो हमने लिख लिया। हमें सवाल में गिवन था टाइम
20 मिनट। अब टाइम मिनट में था इसलिए हम लोगों ने पहले टाइम को किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में कन्वर्ट किया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 1200 सेकंड। फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टाइम। तो करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टाइम, लेकिन हमें तो क्यू की वैल्यू चाहिए थी, करंट और टाइम तो दे रखे हैं। तो क्यू की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी को इधर पहुंचाएंगे तो टी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहां से दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, आई की वैल्यू को रख देंगे और टी की वैल्यू को रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 300 कूलाम, 300 कूलाम। ओके, आंसर आ गया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आसान था, नॉर्मल सवाल था। इसके बाद एक और सवाल देखिए, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज। देखो सवाल करने के तरीके क्या होते हैं कि अगर आपको सवाल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको ना नोट कर लिया करो जल्दी जल्दी, फिर जो हमारे काम की चीजें होंगी ना हम यूज कर लेते हैं। तो भाई देखो, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज, तो पहली लाइन से क्या पता चल गया कि Q की वैल्यू कितनी है 10 कूलम। ठीक है, फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड, मतलब टाइम भी पता चल गया भाई, टाइम कितना है 0.01 सेकेंड। भाई टाइम भी पता चल गया और Q भी पता चल गया। ओके, इसके बाद व्हाट इज द करंट इफ वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट। तो देखो भाई, वोल्टेज V दे रखा है कितना 10 मेगा वोल्ट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 मेगा वोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट होते हैं। 1 मेगा वोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको जब वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तो ये रहा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 10⁻7 वोल्ट। ओके, तो हमें क्या क्या पता है, चार्ज पता है, टाइम पता है और वोल्टेज पता है। और हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो हमसे पूछा गया है कि करंट बताओ, सबसे पहली चीज तो ये पूछी गई है कि करंट बताओ, और दूसरी चीज हमसे पूछी गई है व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क। ठीक है, W पूछा गया है। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट क्या होता है, ए पॉइंट की अगर बात करें, करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। होता है कि नहीं होता, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और हमें क्यू कितना दे रखा है 10 कूलम और टाइम दे रखा है कितना 0.01 सेकेंड। दोनों का यूज कर लेते हैं। तो जब यूज करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्यू दे रखा है 10 कूलम और टाइम दे रखा है 0.01 सेकेंड। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये पॉइंट के बाद 2 जीरो तो दो जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो करंट कितना हो जाएगा 1000 एम्पियर। ठीक है, 10 तो ऊपर था ही, 2 जीरो और चले जाएंगे। अब 1000 का डिवाइड जब 1 में दोगे तो कितना आएगा, 1000 ही तो आएगा। तो करंट, पहला आंसर तो हमारा आ गया कि करंट कितना आ रहा है 1000 एम्पियर। अब दूसरा सवाल पूछा जा रहा है एनर्जी बताओ। तो कल का एक फॉर्मूला याद करो भाई, कल का एक फॉर्मूला याद करो, मतलब कल का मतलब पिछले लेक्चर का। तो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्क अपॉन में चार्ज। ये तो होता है वर्क अपॉन में चार्ज। अब हमें तो वर्क बताना है, वर्क बताना है ना, तो वर्क क्या हो जाएगा Q इंटू वी, यही तो होगा। अब Q कितना दे रखा था, Q कितना दे रखा था भाई 10, और वोल्टेज कितना आया था 10⁻7, यही तो आया था। दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 10⁸ जूल्स। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। वोल्टेज हमें गिवन था कितना 10 मेगा वोल्ट, उसको पहले हमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया, तो 1 मेगा वोल्ट में 10⁻6 वोल्ट होते, 10 में कितने होंगे 10⁻7 वोल्ट, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी रखी 10⁻7 वोल्ट रखी, और Q कितना दे रखा था सवाल में 10 कूलम दे रखा था, दोनों को यूज किया। और हमें W की वैल्यू चाहिए थी, तो Q यहाँ से मल्टीप्लाई में चले जाएगा V के पास, तो W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो वर्क कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻7, मतलब जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 7 और 1 8, मतलब वर्क कितना आ जाएगा 10⁸ जूल्स आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं
करंट को लेके, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है किसी भी सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में तो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव से शुरू होगा नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो आप, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के हमेशा कैसी होती है, ऑपोजिट होती है, हमेशा ऑपोजिट होगी, हमेशा और हमेशा ऑपोजिट होगी। अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो अब मैंने अगर ये बोला है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और फिर मैं ये भी कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के ऑपोजिट होती है, मतलब करंट की उल्टी होती है, तो अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा ही तो जाएगा। अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है सर्किट में, वहीं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ओके। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टे, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ओवर कर लिया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ ली, करंट का फॉर्मूला देख लिया, और इलेक्ट्रिक करंट की 2 डेफिनेशन पढ़ी, एक जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो, एक जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है वो, फिर एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी। एम्पियर मतलब करंट को मेजर करने वाला डिवाइस अमीटर होता है। एक सवाल किया हम लोगों ने, मतलब 2 सवाल किए, एक तो ये वाला सवाल और एक ये वाला सवाल, और दोनों आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, बहुत आसान सवाल है। उसके बाद मैंने फाइनली ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, वहीं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ओके। करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या है, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। तो हम लोगों को ये सीखना है कि किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, ओके। उसके लिए हम लोगों ने 2 केस बना रखे हैं, बारी बारी से केसेस को स्टडी करेंगे और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले एक मेटल वायर लिया जो किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं था, ठीक है। सबसे पहले हमने एक वायर लिया जो किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट देखिए, बिल्कुल रैंडमली अरेंज है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को जिस तरीके से अरेंज होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को चार्ज को क्या कर रहे होते हैं, जीरो कर रहे होते हैं, नेग्लिफाई कर रहे होते हैं, नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से आप देखते हो जब भी वायर कोई इलेक्ट्रिक सोर्स से नहीं जुड़ा हुआ होता तब तक आपको करंट नहीं आता, जबकि उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही क्या आता है, करंट आता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही करंट आता है। लेकिन भाई अगर वायर है, वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, तो हमें करंट क्यों नहीं लगता, इसी वजह से नहीं लगता क्योंकि जब तक वायर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैसी होती है, अरेंजमेंट कैसी होती है, ऐसी होती है, रैंडमली अरेंज होते हैं। इस तरीके से अरेंज होते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहा होता है, कैंसिल आउट कर रहा होता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या आने लगता है, 0 आने लगता है। तो उससे क्या होता है, आपको कोई इफेक्ट पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो जब ये पहला केस क्या है, व्हेन मेटल वायर नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स लाइक सेल और बैटरी, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। इस वजह से आपको क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, करंट आपको महसूस नहीं होता क्योंकि हो भी नहीं रहा होता। लेकिन वही है, हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हम लोगों ने क्या देखा कि हमने इस वायर को उठाया और एक सर्किट में जोड़ दिया। सर्किट किस तरीके से जोड़ा कि इस वायर को एक सेल से जोड़ दिया हम लोगों ने। किससे जोड़ा, सेल से जोड़ा। तो जब आप इस वायर को सेल से जोड़ेंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करना शुरू कर देंगे, इस सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करना शुरू कर देगा, जिससे या फिर एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे। जिस तरफ इनको फोर्स मिल रहा होगा उसी तरफ एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के फ्लो को तो नेग्लिफाई कर नहीं पाएगा, तो जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो 0 तो होगा नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा वायर के अंदर,
ठीक है। तो जब किसी बैटरी के सोर्स से नहीं जोड़ा था, किसी सेल से नहीं जोड़ा था, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैसी थी, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर रहे थे, नेगलिफाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वायर को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, वायर के ऊपर मतलब वायर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही फोर्सफुली उस फोर्स की डायरेक्शन में ही अलाइन हो गए, एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। जिससे क्या हुआ, अब वो एक दूसरे को फोर्स को नेगलिफाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एक ओवरऑल करंट मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से वायर में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, जो आपको आपके सामने दिख रहा है। तो अब आप देखो, यहां से हमने करंट की डायरेक्शन क्या पढ़ी थी, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट सेल से निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा। सबसे पहले जैसे ही वायर में एंटर करेगा तो अब इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इसी वायर के ऊपर। तो अभी तक ये टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन जैसे ही इन वायर में, इस वाले वायर में करंट के मतलब इस सेल के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा इस तरफ, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे थे, लेकिन जैसे ही फोर्स लगा तो कैसे हो गए, बिल्कुल सीधे हो गए, एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, करंट पास हुआ और करंट नेगेटिव टर्मिनल पे आना शुरू हो गया, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे शुरू हो गया। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि करंट की डायरेक्शन के ही जस्ट अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन के ही जस्ट अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। तो हमने देख लिया, ओके ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी वायर में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ओके। जब तक वायर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं होगा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे उसे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स लगता है करंट की डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो उस वायर में से भी क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो हमने ऐसा बनाया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें वायर्स होते हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस होते हैं, कुछ स्विचेस होते हैं टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। तो एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स हो, कुछ रेजिस्टेंस का मतलब बल्ब लगे हों, पंखे लगे हों, हीटर, कूलर, एसी जो भी लगा रखे हो उन्हें आप रेजिस्टेंस कहते हो, ठीक है। तो एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें क्या हो, वायर्स हो, कुछ रेजिस्टेंस लगे हों, कूलर, पंखे वगैरह, और कुछ स्विचेस लगे हुए हों। स्विचेस किसमें, टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। जिस सोर्स से आपने उस वायर को कनेक्ट कर रखा है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में स्विच लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आपने एक अरेंजमेंट बना रखा है उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स हो, कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हों, स्विचेस लगे हों टर्मिनल्स के बीच में, बैटरी और या सेल के, ओके। तो उसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हो। ये हो गया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistances like fan bulbs etc and a switch between the two terminal of cell or battery along which the electric current flows, ठीक। तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब आपको कुछ सिंबल्स पढ़ने हैं कि किसको किस सिंबल से दिखाएंगे किसी सर्किट में, है ना। तो देखो, सेल का सिंबल होता है ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेल को इस तरीके से दिखाते हैं। बैटरी का सिंबल ये होता है, आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे आपको। ये क्या होता है, सेल का फिगर देख लीजिए, बैटरी का फिगर देख लीजिए, कनेक्टिंग वायर बिल्कुल सीधा लाइन होती है, बैटरी इस तरीके से होती है, सेल इस तरीके से होता है। जब आप वायर जॉइंट को दिखाते हो, दो वायर को एक साथ जॉइंट करके दिखाते हो, तो उसका फिगर ये होता है। आप उस सर्किट में इस तरीके से दिखाओगे कि भाई यहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है, इस तरीके से। और एक और तरीका होता है कि भाई एक दूसरे वायर को एक दूसरे के ऊपर से निकालना है, दो वायर को एक दूसरे के ऊपर से निकालना है बिना उनको टच कराए हुए। तो उस तरीके से आप इसको ऐसे दिखाओगे, दो वायर जब एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे होंगे तो आप कैसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे, ओके ठीक है। तो ये 5 फिगर हो गए। इसका देखो, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये जिगजैग, जिगजैग, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आता है। देखो, एक रेजिस्टेंस फिक्स होता है कि इसकी वैल्यू इतनी है, इतना ओम का है ये, तो उसको तो आप जिगजैग से दिखा देते हो। लेकिन एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आता है, उसकी वैल्यू को आप घटा बढ़ा सकते हो, तो उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट या रियोस्टेट, जो भी आपका मन करे, स्पेलिंग लिखी हुई है रियोस्टेट, ठीक है। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको आप ऐसे दिखाते हो, रेजिस्टेंस बनाओ, उसके ऊपर एक ऐसा एरो दिखा दो, या फिर रेजिस्टेंस बना के उसे ऐसे एरो के थ्रू काट दो,
तो ये किसका साइन होता है, रियोस्टेट का साइन होता है। उसके बाद अमीटर को कैसे दिखाते हैं, अमीटर को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ब्रैकेट गोले के अंदर ए बना देते हैं, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड में नेगेटिव चार्ज। वैसे ही वोल्टमीटर क्या करेंगे, अमीटर, जब अमीटर को दिखाया था तो गोले में ए लिखा, वोल्टमीटर को दिखाएंगे तो गोले में वी लिख देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर, ब्रैकेट गोले में क्या रख देंगे, जी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ओपन स्विच पे। ओपन स्विच मतलब जब स्विच बंद है, मतलब आपने चालू नहीं किया, आप पंखा वंखा बंद कर रखे हैं आपने, तो तब कैसे दिखेगा स्विच, जब आपने पंखे वंखे बल्ब वगैरह सारे बंद कर रखे हैं तो स्विच कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। या तो आप ओपन स्विच को ऐसे बना सकते हैं या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अब एक क्लोज स्विच आएगा, जब पंखे वंखे आपने चालू कर रखे हैं तो स्विच या तो आप ऐसा दिखाएंगे, इन दोनों को टच करा दोगे, इन दोनों को टच करा दो, या फिर ऐसे बनाओ और बीच में बिंदी रख दो, तो वो किसका स्विच, तो वो किसका साइन होता है, क्लोज स्विच का साइन होता है, ठीक है। जब पंखे चालू है तो ऐसा साइन, जब पंखे बंद हैं तो ऐसा साइन। उसके बाद बल्ब को कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे दिखाते हैं, या तो आप ऐसे दिखा दो इलेक्ट्रिक बल्ब को, या आप ऐसे दिखा दो इलेक्ट्रिक बल्ब को, ओके, ठीक है। तो ये आपके सारे साइंस हो गए। अगर आपको देखना है जल्दी से आप सारे साइंस को देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इनमें कुछ समझाना नहीं है, वो तो जैसे है वैसे ही आपको याद रखने हैं, मैंने सारे बना दिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं कि अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपको ये सारी चीजें याद तो रखनी पड़ेंगी ना कि कौन सा कहाँ पे लगाया जाता है। तो अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, वहीं वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अमीटर को हमेशा सर्किट डायग्राम में सीरीज में लगाया जाता है, वहीं वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया, इतना सारा सब कुछ पढ़ रखा है हमने कि किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो होता है, कि जब वो इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट नहीं होता तो उसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। लेकिन वहीं अगर उस वायर को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दें, जैसे हम लोगों ने बैटरी से जोड़ा, मतलब सेल से जोड़ा, तो हमें क्या पता चला कि जो सेल के अंदर से करंट निकला उसने इन इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो वायर में से भी क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, ओके। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा कि एक ऐसा कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें वायर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, रेजिस्टेंसेस होते हैं, ओके। फिर हम लोगों ने कुछ सिंबल पढ़ लिए, 10, 11, 12 जितने भी सिंबल हैं वो गिनती देख लेना, एम तक है। इसके बाद अमीटर, अमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं सर्किट में, वहीं वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बिहाफ में एक सवाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर और आज के लेक्चर को रैप करते हैं। फिर जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो सिलेबस में आ रहा है। तो अब जब ओम्स लॉ से पहले इतनी सारी चीज सिर्फ इसलिए पढ़ाएं कि आपके बेसिक समझ में आ जाए कि क्या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, कैसे वायर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, क्योंकि सवालों में आगे यूज होंगे और हमें पता ही नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने पढ़ा है। तो अब एक सवाल है, ड्रॉ अ सर्किट एंड शो अ सेल। एक सर्किट बनाओ जिसमें आपको क्या क्या दिखाना है, एक सेल दिखाना है, एक क्लोज स्विच दिखाना है, और एक अमीटर दिखाना है, और एक वोल्ट मीटर दिखाना है, और एक रजिस्टर दिखाना है। क्या क्या चीजें दिखानी, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक सेल दिखाना है, मतलब पहले हमें एक ये दिखाना है, एक तो सेल दिखाना है, दूसरा क्लोज स्विच दिखाना है। भाई क्लोज स्विच कहाँ गया, क्लोज स्विच कहाँ गया, ये रहा एल, एक ये दिखाना है, क्लोज स्विच दिखा दिया। और एक अमीटर कनेक्ट करके दिखाना है, तो एक अमीटर दिखाएंगे, और एक वोल्ट मीटर दिखाना है। भाई वोल्ट मीटर, एक ही सर्किट की बात हो रही है, और एक रजिस्टर दिखाना है, तो रजिस्टर दिखाना है। इतनी सारी चीजों का यूज करके एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेल दिखाते हैं, चलो। तो सेल कैसे बनाया जाता है भाई, ये रहा सेल का साइन, तो सेल का बना लेते हैं। ये क्या बन गया, एक सेल बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव चार्ज का होता है और छोटा वाला डंडा नेगेटिव चार्ज का होता है। इसके बाद वो कह रहा है एक क्लोज स्विच भी दिखाओ, इसमें क्या दिखाओ, एक क्लोज स्विच भी दिखाओ। तो चलो भैया क्लोज स्विच दिखा देते हैं। ऐसे किया, ऐसे किया, बीच में बिंदी कर दी। या तो आप क्लोज स्विच को ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, बात तो बराबर है। अब वो थोड़ा सा क्या है इसमें मेहनत करें, ये भी तो वही है। क्लोज स्विच भी दिखा दिया भाई, ये लो स्विच हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं एक अमीटर को कनेक्ट करो, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करो, रजिस्टर। तो चलो भाई सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं और एक अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। करा अमीटर को कनेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव।
ओके, अमीटर भी कनेक्ट कर दिया। इसके बाद एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं भाई, रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। ये हो गया एक हमारा रजिस्टर कनेक्ट, जिसको मैं आर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बोला था अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस के, इस वजह से अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के। वहीं वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये दिखाया और ये दिखा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपका इस तरीके से क्या ड्रॉ हो गया, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो गया कि आपको क्या क्या दिखाना था। सेल दिखाना था, स्विच दिखाना था, अमीटर दिखाना था, रेजिस्टेंस दिखाना था और वोल्ट मीटर दिखाना था। तो सेल और स्विच तो हम लोगों ने बना लिए, और फिर हमने रेजिस्टेंस या पहले अमीटर बनाया, और अमीटर को किस में रखते हैं? सीरीज में, मतलब सीधी लाइन में रखते हैं। तो अमीटर को एक सीधी लाइन में रखा रेजिस्टेंस के साथ में। वही वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के ऊपर रखते हैं, तभी पैरेलल आता है। ऊपर नीचे रखोगे तो पैरेलल आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को ऊपर हमने क्या रख दिया? वोल्ट मीटर रख दिया। तो एक इसमें आ गया, पैरेलल में आ गया। तो एक ऐसा सर्किट हमें दिख जाएगा, अच्छा खासा बढ़िया लग रहा है ना। तो ये सर्किट बन जाएगा। ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे अब इस बार तो नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा आते हैं कि आप एक सर्किट ड्रॉ करिए, सर्किट ड्रॉ करिए। तो सवाल अगर वैसे भी आ जाएगी, एक सर्किट है जिसमें ये लगा वो लगा हुआ है, तो ये बताओ वो बताओ, तो आप सर्किट ड्रॉ करना सीख जाएंगे। अगर आपको ये फिगर सारे के सारे याद हो जाए तो आप किसी भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। और आपको एक कंडीशन याद हो कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, अमीटर सीरीज में लगता है। ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही हम लोग ख़त्म करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा काफ़ी फिजिक्स को, और थैंक यू सो मच आपने आखिरी तक इस वीडियो को देखा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा फिजिक्स पढ़ के, है ना। तो जैसे ही फिजिक्स का लेक्चर, ये एक चैप्टर ख़त्म होगा, हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर के साथ भी हाजिर होंगे इसी चैनल पे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा। और आपको कोई भी डाउट अगर है इस वीडियो से रिलेटेड, इन टॉपिक्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपके कोई कमेंट सेक्शन में ऐसे डाउट होते हैं, तो वीडियो जब भी शुरू करूँगा मैं, जब भी वीडियो बनाऊँगा, उससे पहले आपके डाउट्स के ऊपर वीडियो को बना के फिर लेक्चर को आगे शुरू करेंगे। ओके, तो आप ज़रूर बताइए।